बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना स्टडी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर साइंस का है और ये जो चैप्टर है हम लोग एक बिल्कुल कंसेप्ट के साथ पढ़ने वाले हैं। हम आपको इस तरह कंसेप्ट के साथ पढ़ाएंगे कि ये चैप्टर आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, इसमें थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। और ये जो चैप्टर है इसको पूर्ण रूप से एनसीईआरटी और भारतीय भवन को मिलाकर हमने तैयार किया है, जिससे आपका एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। आप एक बार इस वीडियो को पूरा देखें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। तो बोलेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया वे पदार्थ हैं जो दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर नए गुणधर्म वाले जो पदार्थ बनते हैं उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करें तो उसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिल गया है और मिलकर नए गुणधर्म वाले मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण किया है, तो इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। बोल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया को हम किसी भी भौतिक विधि के द्वारा नहीं पलट सकते हैं, चाहे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो। जब भौतिक विधि का नाम आए कि आप भौतिक विधि से पलट सकते हैं, तो आप बोलेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम किसी भी भौतिक विधि से नहीं पलट सकते हैं। जैसे वाष्पीकरण हो गया, ऊर्ध्वपातन हो गया, अपकेंद्रीकरण हो गया। आइए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब देखते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण। जैसे भोजन का पकना, श्वसन, दूध से दही का बनना, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना, ये सब क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाता है कि दूध से दही बनाने में कौन सा जीवाणु काम करता है, तो याद रखना है लैक्टोबैसिलस। कौन सा? लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु जो होता है आपका हेल्प करता है दूध को दही में बदलने के लिए। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाला परिवर्तन। आखिर रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या परिवर्तन होता है, तो बोलेंगे निम्नलिखित परिवर्तन। पहला, अवस्था में परिवर्तन। दूसरा, रंग में परिवर्तन। तीसरा, टेम्परेचर में परिवर्तन। और चौथा, गैस का उत्सर्जन। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलेगा तो मिलकर बनाएगा जल। हाइड्रोजन क्या है? इसकी अवस्था क्या है? गैसीय अवस्था। ऑक्सीजन की अवस्था क्या है? गैसीय अवस्था। जल की अवस्था क्या है? गैसीय अवस्था। अब देखिए, अभिक्रिया का ये चिन्ह है। किसी भी अभिक्रिया के चिन्ह को किसके द्वारा सूचित करते हैं? तीर के द्वारा। तो अभिक्रिया का पहले क्या है? गैस। सॉरी, यहाँ पर लिक्विड होगा, यहाँ पर लिक्विड होगा, जल लिक्विड है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा? जल। और जल क्या है? लिक्विड। यानी अभिक्रिया के पहले जो है वो गैस है और अभिक्रिया के बाद क्या है? द्रव है। तो ये अवस्था में परिवर्तन हो गया। इसके बाद रंग में परिवर्तन। जैसे हाइड्रोजन का रंग अलग होगा, ऑक्सीजन का अलग, लेकिन अभिक्रिया के बाद जो जल का निर्माण होगा उसका रंग कुछ अलग होगा। तो रंग में भी परिवर्तन होता है। टेम्परेचर में परिवर्तन। कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती है जिसमें टेम्परेचर में परिवर्तन होता है। जैसे चूना ले लीजिए, जब आप चूना को जल में डालते हैं तो चूना का जल में डालने के बाद क्या होता है? चूना जल का जो मिश्रण बनता है उसका तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से पानी खदकने लगता है, यानी उसका टेम्परेचर बढ़ गया। आप रासायनिक अभिक्रिया हुआ तो गैसों का उत्सर्जन। जैसे चूना सी ए CO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप पानी के साथ अभिक्रिया कर दीजिएगा तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, तो गैसों का भी उत्सर्जन होता है। जैसे मान लीजिए कोनो धातु हो गया, धातु पर आप अम्ल डाल लीजिए, जैसे अम्ल डालिएगा तो कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में गैसों का भी उत्सर्जन होता है, ये फिक्स। अब देखते हैं अभिकारक।
और उत्पाद ये दो क्या होते हैं? अभिकारक और उत्पाद ये किसे कहते हैं? तो अभिकारक किसे कहते हैं? वैसे पदार्थ को कहते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अभिकारक किसे कहेंगे? वैसा पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले ले उसे अभिकारक कहते हैं। उत्पाद किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जिसका निर्माण होता है उसी को क्या कहते हैं? उत्पाद। यहाँ पर है वैसा पदार्थ, वैसे पदार्थ को उत्पाद कहते हैं जिसका निर्माण अभिकारकों से मिलकर होता है। तो आइए, अभिकारक किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। उत्पाद किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनते हैं या वैसा पदार्थ जिसका निर्माण किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होता है उसे उत्पाद कहते हैं। अब चलते हैं आगे। रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं या क्या है या फिर क्या समझते हैं? तो हम देखते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जिस समीकरण के द्वारा सूचित किया जाता है उसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे? तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जिस समीकरण के द्वारा सूचित किया जाता है उसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थ के प्रतीक को यानी सूत्र जो प्रतीक चिन्ह होता है उसका प्रयोग किया जाता है। प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी लिखा जाता है। यानी कोई भी आप रासायनिक अभिक्रिया दिखाइएगा तो वहाँ पर उसकी भौतिक अवस्था लिखना जरूरी है। तो आइए यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैग्नीशियम रिबन को वायु की वायु में ऑक्सीजन ऑक्सीजन में जब दहन करते हैं, दहन यानी जलाते हैं, तो वहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जैसे यहाँ पर ये है मैग्नीशियम और यहाँ पर है ऑक्सीजन। अच्छा, अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण में हम यहाँ पर दिखाए थे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब भी जो लिखेंगे रासायनिक समीकरण उसको लिखते समय पदार्थ की अवस्था को भी दिखाते हैं। जैसे मैग्नीशियम यहाँ पर सॉलिड है तो एस दे दिए, ऑक्सीजन यहाँ पर गैस है तो जी दे दिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड है तो एस दे दिए। तो इस प्रकार अभिक्रिया की अवस्था दिखानी जरूरी है। और ये जो समीकरण हम तैयार किए हैं इस समीकरण को कहते हैं रासायनिक समीकरण। अभी आइए यहाँ पर देखते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। आखिर रासायनिक समीकरण को हम लोग कैसे संतुलित करते हैं इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर 4 समीकरण है, आइए देखते हैं रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। हम बिल्कुल इजी तरीका बताएंगे जिससे आपको एकदम बिल्कुल इजी तरीका से समझ में आने वाला है। और आपको इस तरह समझा देंगे ना फिर जिंदगी में कभी आप इस ट्रिक को नहीं भूलिएगा। और कहीं भी कितना भी भारी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया देगा आप तुरंत संतुलित कर दीजिएगा। तो आइए हम देखते हैं रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। अब देखिए यहाँ पर सोडियम एक है, यहाँ ऑक्सीजन भी एक है, हाइड्रोजन भी एक है, यहाँ पर हाइड्रोजन दो ठो है, यहाँ पर सल्फर एक ठो है, ऑक्सीजन कितना है? 4 गो है। यहाँ पर देखेंगे सोडियम कितना है? 2 ठो है, सल्फर कितना है? अकेले है, ऑक्सीजन कितना है? 4 ठो है, हाइड्रोजन कितना है? 2 ठो है, ऑक्सीजन कितना है? 1 ठो है। अब आइए इसको नीचे हम लोग डब्बा में लिख देते हैं। संतुलित करने से पहले हम सबसे पहले डब्बा बनाएंगे, पहले इस पर ध्यान देना है, फिर इस पर, फिर इस पर ध्यान देना है, फिर इस पर। तो आइए, सोडियम कितना है? सोडियम अकेले है तो 1 लिखेंगे। ऑक्सीजन कितना है? तो ऑक्सीजन 1 है तो 1 लिखेंगे। हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन भी 1 है तो 1 लिखेंगे। इस तरह से डब्बा बंद कर देंगे। अब दूसरे वाले पॉइंट पर ध्यान देंगे। हाइड्रोजन कितना है? 2 ठो है, सल्फर कितना है? 1 ठो है, ऑक्सीजन कितना है? 4 ठो है। ये सब एक साथ है तो इसको हम लोग डब्बा में बंद कर देंगे। अब आएंगे बराबर के दूसरे तरफ, इस पर ध्यान देना है। सोडियम कितना है? 2 ठो है, सल्फर कितना है? 1 ठो है, ऑक्सीजन कितना है? 4 ठो है। एक साथ है, डब्बा बंद कर देंगे। यहाँ पर ध्यान देंगे, हाइड्रोजन कितना है? 2 ठो है, ऑक्सीजन कितना? 1 ठो है, डब्बा बंद।
बस इतना अगर आपको लिखने आ गया ना, तो आप एकदम आसानी तरीक़े से संतुलित करना सीख जाएँगे। अब आइए गिनती करते हैं। यहाँ पर सोडियम कितना है? 1 गो है, और यहाँ पर सोडियम कितना है? 2 गो है। तो कम किधर है? बाएँ साइड कम है। तो बाएँ साइड कम है, तो इसमें जो कम रहेगा उसके पहले हम लोग उतना से गुना करेंगे। यानी मान लीजिए इधर सोडियम कितना 1 ठो है, सोडियम इधर 1 ठो है, इधर लाना है 2, यानी 1 कम है, तो गुना किससे करेंगे कि 2 बन जाएगा, 2 से गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो सब में गुना करना पड़ेगा, तो गुना कीजिए, 2 एकम 2, इधर भी गुना करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ध्यान रहे अब अंदर वाला काउंट नहीं करना है, अब बाहर वाला काउंट करेंगे। मिलाइए, सोडियम कैगो? 2 गो, इधर सोडियम कैगो? 2 ठो, ऑक्सीजन कैगो? 2 ठो इधर है और नीचे है 4 ठो, 4 दो कितना होगा? 6 ठो। इधर गिनिए, ऑक्सीजन 4 गो, ऑक्सीजन 1 गो, तो इधर कम है, तो इधर जिधर कम रहेगा उधर हम लोग बढ़ाएंगे, तो 2 से गुना कर देंगे, तो ये ऑक्सीजन 2 ठो हो जाएगा, और यहाँ पर 4, यानी 4 और 2 6। तो आइए 2 से गुना करते हैं, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2। अब तुलना करते हैं, तो इधर हमारा LHS में ऑक्सीजन 6 ठो था, RHS में ऑक्सीजन कितना हो गया? तो यहाँ पर 4 गो ऑक्सीजन और यहाँ पर 2 गो, 4 गो 2 गो कितना हो गया? 6 गो हो गया। अब हाइड्रोजन गिनते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 ठो, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 ठो, कितना हो गया? 4 ठो। इधर हाइड्रोजन गिनते हैं, RHS में भी 4 ठो, तो दोनों तरफ बराबर हो गया। अब हम लोग देखिए, ये पहले वाला जो जो ये वाला जो दिख रहा है ना, इसके पहले हम लोग किससे गुना किए? 2 से, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। यहाँ पर कुछ नहीं किए हैं तो छोड़ देंगे, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं किए छोड़ देंगे, लास्ट वाला में भी 2 से गुना किए हैं, तो यहाँ पर हम लोग 2 से गुना कर देंगे। अब लिख देंगे समीकरण, अतः समीकरण संतुलित हुआ। समीकरण क्या हुआ? संतुलित हुआ। आइए एक ठो और संतुलित कर यहाँ पर देखिए, सोडियम कितना है? 1 गो है, क्लोरीन कितना है? 1 गो है, इसकी बात कर रहे हैं, एक साथ है डबा बंद कर रहे हैं। Ag कितना है? 1 गो। नाइट्रोजन कितना है? 1 गो। ऑक्सीजन कितना है? 3 गो। Ag कितना है? 1 गो। क्लोरीन कितना है? 1 गो। सोडियम कितना है? 1 गो। नाइट्रोजन कितना है? 1 गो। ऑक्सीजन कितना है? 3 गो है। अब चलिए इसको लिख लेते हैं, सिल्वर है 1 गो, नाइट्रोजन है 1 गो, ऑक्सीजन है 3 गो, एक साथ है डब्बा बंद, बराबर करेंगे दूसरे तरफ। Ag कितना है? 1 गो। क्लोरीन कितना है? 1 गो, एक साथ है डब्बा बंद। अब इसको गिनते हैं, सोडियम कितना है? 1 गो है, नाइट्रोजन कितना है? 1 गो है, ऑक्सीजन कितना है? 3 गो है, डब्बा बंद। अब गिनती करेंगे, यहाँ पर सोडियम 1 गो है, इधर सोडियम 1 गो है, ठीक है। LHS RHS में हम लोग को गुना करना है, मतलब तुलना करना है। ये है LHS, ये है RHS, देखते रहना, मिलाना है। क्लोरीन कितना है? 1 गो है, इधर क्लोरीन कितना है? 1 गो है। सिल्वर कितना है? 1 गो है, इधर सिल्वर कितना है? 1 गो है, ठीक है। नाइट्रोजन कितना है? 1 तो है, इधर नाइट्रोजन 1 तो। ऑक्सीजन कितना है? 3 तो है, इधर ऑक्सीजन कितना है? 3। यानी दोनों तरफ बराबर बराबर है, यानी ये पहले ही बराबर है, इसलिए हम लोग बोल देंगे कि अतः समीकरण संतुलित हुआ, संतुलित हुआ, अतः समीकरण समीकरण संतुलित हुआ, समीकरण संतुलित हो गया। ये पहले ही संतुलित है, बस देख लेना। ये विधि है बनाने का, ये विधि अगर आपको बनाने आ गया ना, तो आप बहुत जल्दी जल्दी से सवाल को सॉल्व कर लेंगे बिना विधि बनाए दिमाग में। अब आइए हम लोग, ये आप लोगों को बनाना है, ये आपका होमवर्क है, ये भी आपका होमवर्क है, इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा घर पर। जो नहीं बनेगा वो हमको कमेंट कीजिएगा, मैं आपको एक अलग वीडियो में बनाकर बता दूंगा। अब हम लोग को देखना है यहाँ पर संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर हो, उसे ही संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी इधर ये जो है अभिकारक है, ये क्या है?
ये जो है अभिकारक है, इधर वाला क्या है, उत्पाद है। यानी संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे, अभिकारक के परमाणुओं की संख्या जो टोटल होती है वो उतना ही होना चाहिए उत्पाद के परमाणु की संख्या, तब हम बोलेंगे समीकरण संतुलित है। यानी वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों की परमाणुओं की संख्या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर हो, तो उसी को हम लोग कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 ठो, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 ठो, क्लोरीन कितना है, 2 गो, इधर क्लोरीन कितना है, 2 गो, तो बराबर है, तो बोलेंगे समीकरण संतुलित है ही। अब देखते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो ये देखते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर नहीं हो, तो उसे ही असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। यानी यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2, इधर हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2, इधर ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 2, क्योंकि इधर ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 1, यानी ये बराबर नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे कि समीकरण क्या है, असंतुलित है। समीकरण क्या है, असंतुलित। यानी ये जो अभिकारक है, अभिकारक के परमाणु की संख्या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर नहीं हो, उत्पाद के परमाणु की संख्या के बराबर नहीं हो, तो उसे बोलेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अक्सर यही सवाल बार बार पूछा जाता है कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो आप भी जवाब दीजिएगा, एकदम सेम टू सेम जवाब देना है। किसी भी रासायनिक समीकरण को इसलिए संतुलित करना आवश्यक है क्योंकि पदार्थ के अनस्वरता का नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का न तो निर्माण होता है और न ही पदार्थ का विनाश होता है। इसीलिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना आवश्यक है, जिससे अभिकारकों और उत्पादों की परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाए जी, बराबर हो जाए। यानी अभिक्रिया में जो अभिकारक का परमाणु द्रव्यमान होगा उतना ही परमाणु द्रव्यमान उत्पाद का होना चाहिए। अगर परमाणु द्रव्यमान बराबर नहीं है तो बोलेंगे कि ये सही नहीं है, क्योंकि अनस्वरता का नियम का पालन करना बहुत जरूरी है। अब आइए नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। आखिर रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, तो रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार की होती है। रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार की होती है। एग्जाम में दीर्घोत्तरीय में 3-4 गो अभिक्रिया दे देगा और अभिक्रिया के बारे में बोलेगा कि अभिक्रिया को उदाहरण सहित व्याख्या करें, तो 3-4 गो अभिक्रिया दे देगा दीर्घोत्तरीय, और ये 5 नंबर का रहेगा। तो ऐसा भी प्रश्न पूछा जा रहा है एग्जाम में। तो अभिक्रिया के प्रकार क्या है, पहला है संयोजन अभिक्रिया जिसको संश्लेषण अभिक्रिया भी कहा जाता है। दूसरा है वियोजन अभिक्रिया जिसको अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है। तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया जिसे एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। चौथा है द्वि विस्थापन जिसको उभय विस्थापन भी कहते हैं। पांचवा है अवक्षेपण अभिक्रिया। छठा है उदासीनीकरण। सातवां है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। आठवां है ऑक्सीकरण और अवकरण। उपचयन अपचयन भी इसको कहते हैं, और ये दोनों अभिक्रिया को मिलाकर हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो आइए हम लोग एक एक करके सभी अभिक्रिया को अध्ययन करते हैं। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं या संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो बोलेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करें, तो उसे ही संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। यानी संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, दो गो पदार्थ मिलेगा, कई गो, दो गो पदार्थ मिलेगा, मिलकर एक पदार्थ का निर्माण कर देगा, तो उसी को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों मिल गया है, और जैसे दोनों मिला है, मिल के बना दिया है अमोनिया NH3। अब देखिए यहाँ पर दो गो मिल के कई गो बनाया है, एगो बनाया है। यहाँ पर दो गो मिल के कितना बना दिया है, एगो, यानी क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों मिल के HCl अम्ल बना दिया। यानी संयोजन अभिक्रिया कहता है कि दो गो या दो गो से अधिक
मिलेगा एक को बनाएगा। जब बनाएगा तब कई को बनाएगा, एक को बनाएगा, एक से ज्यादा बनाएगा ही नहीं, तो उसको हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। एग्जाम में बोलता है कि निम्नलिखित में कौन संयोजन अभिक्रिया है, तो जमुना के उत्पाद में जिसके उत्पाद में अकेले कोई दिखाई देगा उसी को कहेंगे कि वो कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। अभिकारक में दो गो से ज्यादा भी रहेगा लेकिन उत्पाद में एक अकेला ही रहेगा तो उसको बोलेंगे कि संयोजन अभिक्रिया। अब देखते हैं वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को ही अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं। तो बोलेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में विभाजित हो जाए तो उसे ही वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर उल्टा हो गया। संयोजन अभिक्रिया में था कि दो गो मिलेगा तो मिलकर एगो बनाएगा, यहाँ पर उल्टा हो गया, एगो टूटेगा तो टूट कर दो गो बनाएगा, एगो टूट कर कितना बनाएगा, दो गो या दो गो से ज्यादा। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करे तो उसे ही वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। जैसे यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट दिया है, कौन सी, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये अभिक्रिया किया है, तो ये अभिक्रिया करने के बाद क्या हो गया है, टूट गया। टेम्परेचर जब आप दीजिएगा, टेम्परेचर दीजिएगा तो ये टूटेगा, टूट कर कितने भाग में बट गया है, दो भाग में, एक कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी दो ठो बना है। यानी वियोजन अभिक्रिया को याद रखिएगा, वियोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे, तो एक पदार्थ टूटकर दो गो पदार्थ बनाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे वियोजन अभिक्रिया, दिमाग में भर लीजिएगा। वियोजन अभिक्रिया का प्रकार होता है, तो कितना प्रकार होता है, तीन गो प्रकार होता है। पहला उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, दूसरा विद्युत वियोजन, तीसरा प्रकाशीय वियोजन। उष्मीय वियोजन किसे कहेंगे, विद्युत वियोजन किसे कहेंगे, प्रकाशीय वियोजन किसे कहेंगे। एगो आप याद कर लीजिएगा तो तीनों याद हो जाएगा। जैसे उष्मीय वियोजन किसे कहेंगे, तो बोलेंगे वैसे वियोजन अभिक्रिया जिसे उष्मा के द्वारा वियोजित किया जाए। विद्युत वियोजन किसे कहेंगे, वैसे वियोजन अभिक्रिया जिसको विद्युत धारा के द्वारा वियोजित किया जाए। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे, जिसे सूर्य के प्रकाश द्वारा वियोजित किया जाए। आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला है उष्मीय वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वैसी रासायनिक अभिक्रिया मतलब वैसी वियोजन अभिक्रिया जिसे उष्मा के द्वारा वियोजित किया जाता है उसे उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको जब उष्मा दिया जाता है तो दो चीजों में टूट जाता है, एक कैल्शियम ऑक्साइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड। आइए विद्युत वियोजन अभिक्रिया इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन किसे कहते हैं, तो बोलेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह यौगिक दो से अधिक भागों में टूट जाता है और अपघटित हो जाता है, उसे ही विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जल हो गया, जैसे ही आप जल में विद्युत धारा, जैसे यहाँ पर कंटेनर है, इस कंटेनर में आप दो छड़ डाल देंगे और इसे करंट पहुंचाएंगे, तो जैसे आप करंट पहुंचाएंगे तो ये जल जो होगा दो भागों में टूटेगा, एक H प्लस और एक OH माइनस। यानी अब देखिए H2O टूट जाएगा तो हाइड्रोजन कैथोड पर चला जाएगा और एनोड पर क्या चला जाएगा, ऑक्सीजन। यानी कैथोड और एनोड दोनों पर अलग अलग होता है। कैथोड पर ये वाला चला जाएगा, कैथोड पर माइनस होता है तो हाइड्रोजन जाएगा, एनोड पर प्लस होता है तो माइनस वाला चला जाएगा। अब आइए देखते हैं प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया फोटोसिंथेसिस रिएक्शन किसे, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन किसे कहते हैं, तो बोलेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वियोजित किया जाए, तोड़ा जाए तो उसे ही प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। आइए उदाहरण देख, जैसे सिल्वर क्लोराइड है, ये क्या है सिल्वर क्लोराइड,
जैसे ही सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट दीजिएगा, सूर्य का प्रकाश दीजिएगा, दो भागों में टूटेगा, सिल्वर और क्लोरीन। तो याद रखिएगा वियोजन अभिक्रिया जब होता है ना, तब एलएचएस जो होता है ना, एलएचएस यानी अभिकारक, उधर एक के गो रहेगा, कब्बो रहेगा तो एक के गो, कौन अभिक्रिया में, वियोजन अभिक्रिया में। और वही संयोजन अभिक्रिया में एलएचएस में यानी अभिकारक में कै गो रहेगा, दो गो से ज्यादा, लेकिन आरएचएस में एक के गो रहेगा संयोजन में। अब आते हैं तीसर का, विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना है एक श्रेणी। ये श्रेणी आखिर क्या है, ये श्रेणी आखिर क्या है, तो देखेंगे यहाँ पर क्रियाशीलता श्रेणी है। जैसे कोई भी कुछ ऐसे धातु होते हैं जिसे खुले हवा में रख दिया जाएगा तो अम्ल और वायु जल से अभिक्रिया करके मतलब बहुत जल्दी अभिक्रिया करते हैं, तो उसमें यहाँ पर लाइन से दिया गया है कौन कौन है जो बहुत जल्द अभिक्रिया करते हैं। तो सोडियम सबसे ज़्यादा, के से पोटेशियम, पोटेशियम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है, ये अभिक्रिया बहुत जल्दी करता है। उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, एक बार फेरस हो गया, पीवीस लेड हो गया, हाइड्रोजन, कॉपर, ये क्या बोलते हैं, मरकरी, सिल्वर, सोना। यानी सबसे ऊपर वाला सबसे अधिक क्रियाशील होता है, सबसे नीचे वाला सबसे कम क्रियाशील होता है। इसको याद करने का एक ट्रिक होता है, ट्रिक हम बोल दे रहे हैं, लिखेंगे नहीं। जैसे के से काका, एन से नाना, सी से काकी, एम जैसे मांगे, आलू, जरीना, फेविकॉल, पब्लिक है, क्यों, होगी, आगे, ऑटो। फिर से काका, नाना, काकी, मांगे, आलू, जरीना, फेविकॉल, पब्लिक है, क्यों, होगी, आगे, ऑटो। आप लिख कर याद कर लीजिएगा, हम समझा दिए। यानी ऊपर से नीचे जब आइएगा तो क्रियाशीलता क्या होगा, घटेगा। यानी अगर इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है, और 10 क्लास के एग्जाम में एकदम एक दो क्वेश्चन तो एकदम फिक्स है कि आएगा हर साल। अब आता भी है क्वेश्चन बैंक में, आप जाकर देख भी सकते हैं। कहेगा कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, इसमें से चारे को देगा ऑप्शन में, तो इसमें से जौन सबसे ऊपर रहेगा वो ज़्यादा अभिक्रियाशील है, जौन सबसे नीचे रहेगा वो कम अभिक्रियाशील है। जैसे मान लीजिए पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, फेरस हो गया, इन चारों में बोलेगा कि कौन सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो सबसे ऊपर कौन है, पोटेशियम, तो बोलेंगे पोटेशियम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है। सबसे कम कौन सा है, तो फेरस सबसे नीचे है। याद रहेगा ना, तो आइए। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक से एक अधिक क्रियाशील तत्व, वहीं इसी में का जो सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा, कम क्रियाशील तत्व को यौगिक से विस्थापित कर दे, हटा दे, तो उसे ही एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर दो गो तत्व है, एक फेरस है, एक कॉपर है। आइए इसमें चेक करते हैं फेरस कॉपर। ये रहा फेरस और ये रहा कॉपर, दोनों में ज्यादा क्रियाशील कौन है, फेरस। कम क्रियाशील कौन है, कॉपर। तो फेरस जाएगा और जाकर इस यौगिक से कॉपर को फेंक देगा, हटा देगा, कॉपर बेचारा अलग हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर फेरस सल्फेट एक ही नए यौगिक बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर फेरस अकेले ही कॉपर को हटाया है यौगिक से, यानी अकेला यौगिक से हटाया है, इसलिए इसको एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आइए नेक्स्ट देख, द्वितीय विस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं। तो पहले वाला में एक अधिक क्रियाशील तत्व था, इसमें दो दो को यौगिक से विस्थापित करेगा। उस पहले वाला दूसरे वाला यौगिक से हटाएगा तत्व को, दूसरे वाला पहले वाला के यौगिक से हटाएगा तत्व को, और इसमें हो जाएगा आपका द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि दो यौगिक यहाँ पर एक दूसरे को विस्थापित करेंगे। तो अभिक्रिया किसे कहते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो क्रियाशील तत्व एक दूसरे को यौगिक से विस्थापित कर देते हैं, उसे ही द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर ट्रिक याद रखिएगा, काका, नाना, काकी, मांगे नहीं लिखेंगे, टाइम लगेगा,
आलू, जरीना, फेविकॉल, पब्लिक है, क्यू, होगी, आगे, ऑटो। ट्रिक याद कर लीजिएगा। सबसे ऊपर वाला अधिक क्रियाशील, सबसे नीचे वाला कम क्रिया, यानी ऊपर से नीचे जाइएगा तो क्रियाशीलता घटेगा। अब देखिए यहाँ पर फेरस हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर है फेरस, यहाँ पर है हाइड्रोजन। अधिक क्रियाशील कौन है? फेरस। कम क्रियाशील हाइड्रोजन। जो ऊपर रहेगा वो अधिक क्रियाशील, जो नीचे रहेगा कम क्रियाशील। अब देखिए अभिक्रिया करेगा, यहाँ से फेरस हाइड्रोजन को फेंकेगा, हाइड्रोजन बेचारा उड़ के आ जाएगा फेरस के स्थान पर। तो यहाँ पर फेरस सल्फेट बनेगा और यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फेट सल्फाइड बनेगा। अब चलिए, तो द्वि विस्थापन अभिक्रिया में कितने तत्व एक दूसरे को विस्थापित करते हैं यौगिक से? दो, वो अधिक क्रियाशील तत्व। और एकल विस्थापन में एक अधिक क्रियाशील तत्व, माने एक एक यौगिक से विस्थापित करता है, इसलिए उसको एकल कहेंगे, इसको डबल कहेंगे, यानी उभय। अब नेक्स्ट देखते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? आज तो आइए हम लोग देखते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। जब दो विलयन को आपस में मिलाया जाता है तो उनकी क्रियाशीलता से, मतलब उनकी अभिक्रियाशीलता से श्वेत रंग की एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलीय होता है, मतलब घुलता नहीं है जल में। इस अविलीय पदार्थ को अवक्षेप कहेंगे और इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। जैसे दो गो विलयन ले लीजिए और लेके आपस में उसको मिला दीजिए, तो मिलाने के बाद क्या होगा? जैसे यहाँ पर सिल्वर AgNO3, यहाँ पे एक विलयन है AgNO3 NaCl, दो ये सोडियम क्लोराइड है। तो ये दोनों को, दो विलयन है, दोनों को मिलाइएगा। जैसे मिलाइएगा ना तो एक ऐसा पदार्थ मिलेगा जैसे में अविलीय। अविलीय मतलब जो द्रव, जो विलायक में विलयन मतलब घुले नहीं, वो अविलीय कहेंगे। तो वहां पर जो अविलीय पदार्थ होता है उसको अवक्षेप कहेंगे और इस अभिक्रिया को कहेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। तो यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड बनेगा और Na सोडियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये एक यौगिक का निर्माण होगा। अब आते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार दोनों मिलकर किसका निर्माण करें? लवण तथा जल का निर्माण करें, तो उसी को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार मिलकर लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, तो उसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण, यहाँ पर HCl अम्ल हो गया, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार हो गया, दोनों मिलेगा तो लवण और जल का निर्माण, सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण करेगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहेंगे? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार आपस में मिलकर लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब देखते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, फोटोकेमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं? तो बोलेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटती है उसे ही प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों अभिक्रिया करेगा, किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करेगा तो ग्लूकोज का निर्माण होगा और साथ में कौन चीज मिलेगा? ऑक्सीजन। तो इस अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती हैं, तो उसे ही को हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया भी इसको कहते हैं। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो, ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन का संयोग, यानी इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन का त्याग हो, ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का त्याग हो, तो उसी को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसी को उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। आइए उदाहरण द्वारा समझ। यहाँ देखिए बोले थे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो, किसका संयोग हो? ऑक्सीजन का संयोग होगा, यानी ऑक्सीजन जो होगा ये जुड़ेगा, लेकिन हाइड्रोजन का क्या होगा? ह्रास। हाइड्रोजन का क्या होगा? ह्रास, यानी अलग होगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन वाला उदाहरण नहीं लिए हैं,
देखिए यहाँ पर कार्बन हो गया और यह ऑक्सीजन। कार्बन के साथ देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर संयोग हो रहा है, मतलब मिल रहा है, और वहीं हाइड्रोजन रहता तो अलग हो जाता है। जैसे मान लीजिए H2O, यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इसको हम लोग ये जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इसको हम नहीं बोलेंगे क्योंकि अलग हो रहा है। तो हाइड्रोजन के यहाँ पर ह्रास हो रहा है और यहाँ पर ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, याद रहेगा ना। अब देखिए अवकरण अभिक्रिया, इसको अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, रिडक्शन। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया उल्टा करेंगे, उसमें बोले था ऑक्सीजन का संयोग हो हाइड्रोजन का ह्रास हो, अब इसमें उल्टा कर देंगे, बोलेंगे हाइड्रोजन का संयोग हो और ऑक्सीजन का क्या हो, ह्रास हो, तो उसी को क्या कहेंगे, अवकरण अभिक्रिया। बोलेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग हो और ऑक्सीजन का त्याग हो, हाइड्रोजन का संयोग हो और ऑक्सीजन का त्याग हो, तो उसे हम अवकरण या अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ संयोग हो रहा है, उसको क्या कहेंगे, अवकरण अभिक्रिया कहेंगे। अब देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं। बोले थे जब उपचयन और अपचयन दोनों जब एक के साथ होगा तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। जब ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया एक साथ हो तो उसी को रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ होती है तो उसे ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन से संयोग हो रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन जो है कॉपर से ऑक्सीजन का ह्रास भी हो रहा है, यानी ह्रास भी हो रहा है और संयोग भी हो रहा है, यानी दोनों हो रहा है, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों हो रहा है। इसलिए इसको हम लोग कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सा, रेडॉक्स रिएक्शन हम लोग कहेंगे। अब देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो बोलेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण हो, ऊष्मा का भी उत्पादन हो, ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो, तो उसी ही को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन हो, उसी को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिला है तो जल बना है और साथ में क्या निकल रहा है, ऊष्मा, तो इसको क्या कहेंगे, ऊष्मा क्षेपी। क्षेपी रहेगा तो ऊष्मा निकलेगा, शोषी रहेगा तो ऊष्मा लगेगा, यानी अवशोषण होगा। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहेंगे, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो, ऊष्मा का क्या होगा, अवशोषण, यानी सोखेगा, ऊष्मा लगेगा, तो उसको कहेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे देखिए यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है, यहाँ पर क्या है जी, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है। अब देखिए ये है कैल्शियम ऑक्साइड, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, क्या हुआ है, तो इस रासायनिक अभिक्रिया में हमको ताप देना पड़ा। जब ताप दिए तब जाकर ये कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया है। तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होगा उसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे, और जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का निर्माण होगा उसको ऊष्मा। नेक्स्ट देखते हैं संक्षारण किसे कहते हैं। संक्षारण किसे कहते हैं, तो जब कोई धातु अपने आसपास उपस्थित अम्ल, नमी, वायु इत्यादि के साथ संपर्क में आती है तो वह अभिक्रिया करती है और संक्षारित होती है, जिसके कारण उसके ऊपर जंग लग जाता है, जिस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। तो जब कोई धातु अम्ल, नमी, वायु के संपर्क में आती है तो उसके साथ उपचयन अभिक्रिया होने लगती है। कौन सी, उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया होने लगती है, जिसके वजह से वह संतारित हो जाती हैं, जिससे उस पर जंग लग जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये धातु है, इस पर जंग लग गया है, तो इसी जंग को
कहते हैं, मतलब इस प्रक्रिया को कहते हैं संक्षारण। अब यहाँ पर कुछ वीवीआई क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम में, हर एक कंपटीशन में पूछा जाता है कि किस धातु में किस रंग का जंग लगता है। तो याद रखना है, लोहा में किस रंग का जंग लगता है, लाल और भूरा। लोहा में किस रंग का जंग लगता है, लाल और भूरा। लोहे में किस रंग का, लाल और भूरा। इसके बाद तांबा, तांबा में किस रंग का जंग लगता है, तो नीला हरा, नीला और हरा। जस्ता, जिंक में किस रंग का जंग लगता है, सफेद रंग का। एल्युमिनियम में किस रंग का जंग लगता है, सफेद और धूसर रंग का जंग लगता है। चांदी में किस रंग का जंग लगता है, काले रंग का जंग लगता है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वीवीआई है चांदी, तांबा और लोहा। ये तीनों बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है, लोहे को जंग लगने से बचने के लिए उसके कितने उपाय हैं। मतलब दो गो उपाय दीजिए, उपाय तो बहुत है, दो गो उपाय बताइए आप। तो कहेंगे निम्नलिखित दो गो उपाय है। पहला उपाय है कि लोहा को पेंट कर दीजिए। जब आप लोहा को पेंट कर दीजिएगा, ये लोहा हो गया, इसको पेंट कर दीजिए। जैसे आप पेंट कीजिएगा तो ये हवा से संपर्क इसका टूट जाएगा और जल से संपर्क इसका टूट जाएगा। जब इन दोनों से संपर्क टूट जाएगा तो इसके साथ कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी, उपचयन अभिक्रिया नहीं होगी। जब उपचयन अभिक्रिया नहीं होगी तो इसमें जंग नहीं लगेगा, इसमें जंग नहीं लगेगा। दूसरा उपाय है गिरीस लगा, गिरीस भी लगा दीजिएगा तो गिरीस इतना पावरफुल होता है कि लोहे से ऑक्सीजन और जल को सटने नहीं देगा, जिसकी वजह से उसके साथ कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी, उपचयन यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं होगी और जंग लगने से बच जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं विकृत गंधिता किसे कहते हैं। विकृत गंधिता किसे कहते हैं, वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जब किसी तैलीय या वसा युक्त खाद्य पदार्थ को खुले हवा में ज्यादा देर तक छोड़ दिया जाता है तो उसके साथ कौन सी अभिक्रिया होती है, उपचयन। याद रखिएगा, ये अभिक्रिया पूछता है कि विकृत गंधिता में कौन अभिक्रिया होती है, संचारण में कौन अभिक्रिया होती है। तो याद रखिएगा, उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो जब किसी तैलीय वसा युक्त खाद्य पदार्थ को खुले हवा में ज्यादा देर तक छोड़ दिया जाता है तो उसके साथ उपचयन अभिक्रिया होने लगती है, जिससे भोजन दुर्गंधित और स्वादहीन हो जाता है, जिससे भोजन दुर्गंधित और स्वादहीन हो जाता है। इसी क्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। इसी क्रिया को विकृत गंधिता, जैसे समोसा ले लीजिए, पकौड़ी ले लीजिए, ये दोनों को हवा में छोड़ दीजिए, हवा में माने खुला रोड पर छोड़ दीजिए। देखते हैं कोई कोई खुले छोड़ कर बेचता है लोग। कल का समोसा, मतलब 3-4 दिन का समोसा उसी तरह रखता है लोग, तो उसमें क्या होता है, उजर उजर देखिए यहाँ, उजर उजर भुवरी टाइप का कवक फंगी उंगी लग जाता है, और ये जो होता है यही आपका खराब हो जाता है। और खराब जो होगा एकदम स्वादहीन हो जाएगा, गंधहीन हो जाएगा, महकने लगेगा, दुर्गंधित हो जाएगा, एकदम खतरनाक महकेगा कि फिर समोसा जिंदगी में खाने का मन नहीं करेगा, पकौड़ी जिंदगी में खाने का मन नहीं करेगा। तो ये किसके वजह से होता है, विकृत गंधिता। ये मतलब घटना है विकृत गंधिता, लेकिन उसके साथ कौन सी अभिक्रिया होती है, उपचयन अभिक्रिया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। दहन से आप क्या समझते हैं, दहन, दहन यानी जलना। आखिर दहन से आप क्या समझते हैं। फिगर में आपको दिखाए हैं, फिगर एकदम खतरनाक फिगर है, आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। आपको समझाने के लिए लैंग्वेज एकदम आसान किए हैं ताकि आप बिल्कुल आसानी से समझ जाइएगा। पूरे किसी पदार्थ को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, किसी पदार्थ को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। जलने की इसी प्रक्रिया को दहन कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आया है कि दहन से आप क्या समझते हैं, तो जवाब दीजिएगा, जब किसी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो जलाने के दौरान ऊष्मा तथा प्रकाश निकलता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जी, दहन कहते हैं। अब आइए देखते हैं यशद लेपन किसे कहते हैं। यशद लेपन किसे कहते हैं, तो लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है, उसी को यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये एक लोहे की वस्तु है, इस पर
जिंक की परत चढ़ा दी गई है, जिससे मतलब इसके ऊपर जिंक के धातु की परत क्यों चढ़ाई गई है? क्योंकि लोहा से कम खतरनाक होता है जिंक। यानी जिंक जो होता है ये कम अभिक्रियाशील होता है। पहले लोहा खराब होगा तब जिंक, यानी जिंक हाली खराब नहीं होगा। जब हवा और जल जब हवा और जल ये दोनों जब आएगा तो किससे पहले सामना करेगा? जिंक से। और जिंक कम क्रियाशील होता है, तो जिंक ना खराब होगा ना लोहा खराब होने देगा। पहले जिंक में खराब होगा तब ना लोहा में जाकर हवा जल सटेगा, तो ये खराब होगा ही नहीं जिंक। जिंक कम क्रियाशील होता है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है यहाँ पे एक क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है कि वायु में दहन करने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को काहे साफ कइल जाला। तो देखो बबुआ, वायु में दहन करने से पहले मैग्नीशियम रिबन को इसलिए साफ किया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम धातु अधिक अभिक्रियाशील होता है। जब यह वायु के संपर्क में आता है तो इसकी सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत बन जाती है जो मैग्नीशियम को दहन करने से रोकती है। इसलिए इस परत को हटाने के लिए दहन से पहले इसको साफ किया जाता है। यानी मैग्नीशियम रिबन को जब तक आप साफ नहीं कीजिएगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बनी रहेगी और उसका संपर्क ऑक्सीजन से नहीं होगा। और जब तक ऑक्सीजन संपर्क नहीं होगा तब तक वो जलेगा ही नहीं। इसीलिए साफ कर दिया जाता है ताकि मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन खूब अच्छा से सटे, और सटने के बाद इसको जब आप जलाएंगे तो जलाने के बाद ये जल जाएगा। याद रहेगा जी। तो आशा करता हूँ कि हमारा जो वीडियो है वो आपको बिल्कुल आसान भाषा में हमने समझाया। अगर आपको हमारा वीडियो आसान भाषा में आपको समझ में आया, एकदम कंसेप्ट की तरह, बोले थे ना आपको शुरू में एकदम कंसेप्ट कंसेप्ट की तरह एकदम समझाएंगे, और ये कंसेप्ट आपके सीधे कहाँ जाएगा? दिमाग में, एकदम दिमाग में चला गया होगा आपका। और ये आपको एकदम अच्छा से समझ में आया होगा। तो आप एकदम लाइक कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। भले सब्सक्राइब मत कीजिएगा लेकिन लाइक जरूर कीजिएगा। इच्छा हो कि हमारा चैनल आप आगे बढ़ाएं, हमारे चैनल को आप आगे बढ़ाने में सहयोग करें, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, चलते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्लास 10 के साइंस के चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षार और लवण, इस दो दूसरा जो चैप्टर है अम्ल क्षार और लवण, इसको कंप्लीट करेंगे। और ये हमारा अम्ल क्षार लवण वाला जो चैप्टर है ये भी एनसीईआरटी और भारतीय भवन एनसीईआरटी और भारतीय भवन दोनों को मिलाकर बनाएंगे। और इस चैप्टर में एक हमारा वीडियो देखिएगा अम्ल क्षार लवण, तो एनसीईआरटी भी कंप्लीट हो जाएगा और भारतीय भवन भी कंप्लीट हो जाएगा। और आपके किसी भी बोर्ड एग्जाम कंपटीशन से इस दोनों चैप्टर से एक को सवाल नहीं छूटेगा। ठीक है, तो जय हिंद।